हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रोटो सीरीज में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 1.9 क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्रोटो। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह रही होगी। पता है क्या कि इस क्वेश्चन में हम जिन कॉन्सेप्ट्स का यूज करने वाले हैं ना, उन कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में हम जिन कॉन्सेप्ट्स का यूज कर रहे हैं वो क्या है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2D मोशन और इलास्टिक कोलिजन के दो डिफरेंट चैप्टर्स के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिक्सअप करके ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और आपको पता है कि जब भी इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ पूछे जाएं तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट पिक कर लिए जाते हैं। और मैं आपको यार एक और बात बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में जो थीम है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलता जुलता थीम है जैसा आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया हो, दैट वाज द 1.8 क्वेश्चन। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अरे भाई, सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि अपने कई सारे स्टूडेंट से क्रोटो के क्वेश्चंस इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लैंग्वेज को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। मतलब वो समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली वो क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 30 to 40% क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज आप लोगों को एक्सप्लेन जरूर करूंगा, क्योंकि पता है इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। देखते हैं क्या है सवाल। एक स्मॉल बॉल जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, आगे जाकर के एक कुआं है, उसकी हाइट h है और रेडियस r दिया हुआ है। वो बॉल जाएगा और वो जाकर के उस कुएं में फॉल करता है। ठीक है, जब फॉल करता है तो वहां पे बाउंड्री से इस तरीके से कोलिजन करते हुए नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसका टॉप व्यू दिया हुआ है। मतलब आप उस सरफेस को अगर ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ देखेंगे ना, तो आपको जो सिचुएशन दिखाई दे रही होगी ना, वो आपको इस गिवन प्रॉब्लम में दिया हुआ है। यहां पर जब ये बॉल इस वेल की बाउंड्री को टच करता है उस समय वेलोसिटी वेक्टर और डायमेट्रिकल एक्सिस के बीच का यार ये जो एंगल है ना, ये एंगल हमें अल्फा गिवन है। अब देखते हैं कि बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा जा रहा है वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वी एच आर एंड अल्फा इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड आउट करना है सो दैट ये बॉल जो है ना, इट गेट आउट ऑफ द वेल आफ्टर द इलास्टिक इम्पैक्ट। मतलब ये बॉल इस कुएं के अंदर जाए, सक्सेसिव कोलिजन्स करे और फाइनली ये इस कुएं से निकल करके बाहर आ जाए। मतलब मैं यहाँ पर अगर इस सिचुएशन को फ्रंट व्यू में ऑब्जर्व करूं तो पता है ये सिचुएशन मुझे कैसी दिखेगी। मतलब यहाँ पर इस तरीके से कोलिजन्स हो रहे हैं लाइक दिस, और फाइनली जब ये बॉटम सरफेस से टकराए उसके बाद ये रिबाउंड करे और फिर से इस तरीके से सक्सेसिव कोलिजन्स करते हुए ये फाइनली यहाँ से गेट आउट बाहर निकल जाए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि यार इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। हमें तो इवन ये भी नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होने वाले हैं, क्या कंडीशन लगाए हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस लग रहे होंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर दूं ना, एक मोशन जो इस एक्स वाई प्लेन में हो रहा है और एक वो मोशन जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। ओ, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ जेड एक्सिस किसको कंसिडर कर रहा हूँ, ये तो मैंने बताया नहीं। मेरे लिए ये वाली जो एक्सिस है ना, ये वर्टिकल एक्सिस, दिस वन, दिस इज द जेड एक्सिस। और जब आप टॉप व्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि इस गिवन पार्टिकल की जो स्पीड एक्स वाई प्लेन में ना, वो थ्रू आउट द मोशन रिमेन्स सेम रहेगी। मतलब वो स्पीड एक्स वाई प्लेन में चेंज होने वाली नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब ये एक्स वाई प्लेन में
मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, और जब इसके कोलिजन्स होंगे तो वो इलास्टिक कोलिजन्स होंगे, और इलास्टिक कोलिजन के दौरान एनर्जी का लॉस नहीं होगा, मतलब ये जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से वापस लौट के आएगा। मतलब ये तो तय हो चुका है कि एक्स वाई प्लेन में इसकी स्पीड चेंज होने वाली नहीं है। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप ऑब्जर्व करें, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो यहां पर जेड एक्सिस के अलॉन्ग इकलौता एक ही फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यस और नो, और उसकी वैल्यू जो है वो होगी माइनस ऑफ जी। मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन जेड एक्सिस के अलॉन्ग माइनस जी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल वेलोसिटी जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, तो आप यहां समझ पा रहे होंगे कि इनिशियल वेलोसिटी जेड एक्सिस के अलॉन्ग 0 है, यस और नो। ये सिचुएशन बिल्कुल आपके लिए वैसी हो चुकी है जैसे आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। जब हम किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते थे, और याद करो उस क्वेश्चन में आपसे अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाता था, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g आता था। क्योंकि जब आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते थे तो वाई डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती थी वो वहां 0 होती थी। जो आज वहां वाई डायरेक्शन बोला वो यहां पर जनाब आपके लिए जेड एक्सिस है। ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरीके का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। और यहां पर जब एक सक्सेसिव कोलिजन करते हुए नीचे पहुंचेगा, उस समय जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो माइनस एच। मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू माइनस जी मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। यहाँ से आप टी की जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो बेटा ये टी की वैल्यू क्या आती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गिवन बॉल को टॉप सरफेस से बॉटम सरफेस तक आने में जो टाइम लगा वो इस बात से इंडिपेंडेंट होगा कि इसके कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं। ये फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करेगा कि इसका जेड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना वो क्या है। ये इस क्वेश्चन की क्वाइट इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब इसके कोलिजन्स हो भी रहे होंगे ना तो उस केस में जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा। मतलब जेड एक्सिस के अलोंग इसका मोशन अनअफेक्टेड रहेगा। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं, ये बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जब कोलिजन होगा तो मान लीजिए सरफेस से कोलिजन हुआ तो लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगी, लाइन ऑफ इंपैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, यस और नो। तो जो भी फोर्सेस लगेंगे वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेंगे, तो उन फोर्सेस का कोई भी कंट्रीब्यूशन जेड एक्सिस के अलोंग होगा ही नहीं। तो एक्चुअली जेड एक्सिस के अलोंग आपका मोशन अनअफेक्टेड रहेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मतलब चाहे ये कितनी भी कोलिजन्स कर ले, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना ऊपर से नीचे आने का वो यही होने वाला है। और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो भी इतना ही टाइम लगेगा। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया भाई वो कितना हो गया, 2 × स्मॉल टी। मतलब ये कितना आ गया, 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। आई होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं उस मोशन को जो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। देखिए एक्स वाई प्लेन में यहां पर ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करते हुए यहां पहुंचेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल कितना होगा, आप कहेंगे अल्फा। अगर मैं यहां पर जिस पॉइंट पर ये कोलिजन करेगा उस पॉइंट पर अगर मैं लाइन ऑफ इंपैक्ट बनाता हूं तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये लाइन ऑफ इंपैक्ट आपका कहां से पास करेगा, सेंटर से, यस और नो। अब आप यहां पर ये बात बताइए कि ये लेंथ क्या है, आर, ये लेंथ भी क्या है, आर। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो इसका मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं जनाब ये एंगल भी अल्फा होगा। और जैसा कि क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन है, इलास्टिक इंपैक्ट हो रहा है, और इलास्टिक इंपैक्ट में हमें पता है कि वेलोसिटी वेक्टर जस्ट बिफोर द कोलिजन लाइन ऑफ इंपैक्ट से जो एंगल बनाता है आफ्टर द कोलिजन भी वो लाइन ऑफ इंपैक्ट से वही एंगल बनाता है। मतलब इस समय कोलिजन होने के बाद जब ये बॉडी मूव कर रही होगी उस समय इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ ये एंगल जो है वो अल्फा ही रहने वाला है। क्लियर है बात। अब ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, जब अगेन दोबारा से कोलिजन होगा तो यहाँ पे आपकी ये लाइन ऑफ इंपैक्ट बनेगी। अगर ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है तो एक बात बताना, ये वाला डिस्टेंस आपके लिए क्या होगा, आर, और ये वाला डिस्टेंस भी आपका आर था। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो अगेन ये एंगल अल्फा होगा। मतलब यहां पर इंटरेस्टिंग बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब भी ये कोलिजन हो रहा होगा उस समय ये गिवन पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है उसके बीच का आप ये जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये एंगल हर बार अल्फा आएगा, और फिर से यहाँ कोलिजन होने के बाद ये अल्फा पे ही जाएगा।
और इसी तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। देखो ये आपको टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, आप इस बात को लेकर के कंफ्यूज मत हो ना कि पार्टिकल इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। हाँ, ये मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, लेकिन साथ ही नीचे भी जा रहा है। ये मोशन अगर आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो आपको फील आएगी कि कोलिजन करते करते धीरे धीरे वर्टिकली डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हो रहा है। लेकिन जैसा कि हम 2D मोशन में पढ़ चुके हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के मोशन को हम इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं जैसे ये दो आपस में इंडिपेंडेंट मोशंस हैं। तो इसलिए मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जो जेड एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है ना, ये आपके एक्स वाई प्लेन में होने वाले मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा, और इसी का वाइस वर्सा आप यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि जो एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है वो जेड एक्सिस के अलोंग वाले पैरामीटर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। आई होप कि ये बात आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। एक्चुअली आपको पता होगा कि पूरा का पूरा 2D मोशन, पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपने पढ़ा था वो कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट पर आपका बेस्ड रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सक्सेसिव कोलिजन्स होते रहेंगे, पहला कोलिजन, दूसरा कोलिजन, तीसरा कोलिजन, चौथा कोलिजन, और हर कोलिजन में वेलोसिटी वेक्टर सेम एंगल बना रहा होगा। आगे बढ़ता हूँ। अच्छा एक बात बताइएगा, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब मूव किया तो उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस क्या होगा, क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल बेसिक सी ज्योमेट्री को लगा करके ये कैलकुलेट किया जा सकता है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये है आपका डायमीटर, और इस डायमीटर को अगर मैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो आप समझ पा रहे होंगे ये टोटल एंगल आपका 90 होगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने कौन सा एंगल 90 बोला? दिस वन। क्योंकि डायमीटर से जब भी आप सर्कल के किसी भी दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आई होप आपको पता होगा ये एंगल 90 होगा। यस और नो? अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो यहां से आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा ये डिस्टेंस 2r, और इस ट्रायंगल में मुझे अगर ये साइड लेंथ फाइंड आउट करनी है तो इस साइड लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूं? आप देखिए कॉस अल्फा बराबर, मान लीजिए इस लेंथ को मैं यहां पर आपके सामने बोलता हूं क्या? एक्स डैश। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहां पर कॉस अल्फा की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? एक्स डैश डिवाइडेड बाय 2r, मतलब यहां से एक्स डैश की वैल्यू जो आती है वो आती है हमारे सामने 2r कॉस अल्फा। मतलब एक सरफेस से टकराने के बाद जब वो दूसरी सरफेस से टकराएगा, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन में जो वो डिस्टेंस चलेगा वो पता है हर बार ही आपका 2r cos अल्फा आएगा। आप जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, अगर ये 2r है ना तो ये भी 2r ही आने वाला है, क्योंकि अगेन फिर से वही सेम कहानी है, सेम एंगल अल्फा। मतलब हर दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का डिस्टेंस इतना होगा, और आपको पता है ये स्पीड एक्स वाई प्लेन में आपकी कांस्टेंट है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का अगर मैं आपसे टाइम इंटरवल पूछ लूं कि वो टाइम इंटरवल क्या होगा, तो बेटा वो टाइम इंटरवल आप बहुत स्मूथली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे कि वो जो टाइम होगा अगर मैं उसको टी डैश बोल देता हूं तो वो टाइम लगेगा डिस्टेंस 2r cos अल्फा डिवाइडेड बाय v। दिस इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इतनी बात क्लियर है? अब देखिएगा, सपोज मान लीजिए कि जब ये टॉप से बॉटम सरफेस गया और बॉटम से टॉप सरफेस गया तो इसके टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स n हुए। कितने हुए? n हुए। तो मैं यहां पर ये बात लिख सकता हूं कि n मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये आपको समझ में आ रहा है, दैट इज 2r cos अल्फा डिवाइडेड बाय v। यस और नो? ये होगा टोटल टाइम इंटरवल, और ये वैल्यू आपकी पता है किसके बराबर होनी चाहिए? ये बराबर होनी चाहिए आपके कैपिटल टी के, और कैपिटल टी की जो वैल्यू है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी, और यहाँ पर n है नंबर ऑफ कोलिजन्स। वी केयरफुल, यहाँ पे जो n है अगर आप ये चाहते हैं कि ये जस्ट गेट आउट हो जाए तो गेट आउट होने का मतलब यहाँ पे n मस्ट बी एन इंटीजर। दिस इज इंपॉर्टेंट। n है नंबर ऑफ सक्सेसिव कोलिजन्स और ये मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए। मतलब अगर n इंटीजर हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जस्ट अपने टॉप सरफेस पे पहुंचेगा, उस टॉप सरफेस पे जब ये बाउंड्री को टच करेगा उसी मोमेंट पर इसका जेड एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी 0 होगा। यस और नो? क्योंकि अगर n इंटीजर नहीं आया, मान लीजिए n कोई एक फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, इसका मतलब जब ये टॉप सरफेस पे पहुंचा तो उसका जेड एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो पहले ही कभी 0 हो गया।
और अगर पहले ही कभी जीरो हो गया तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा ना बेटा। मान लीजिए ये टॉप सरफेस पे जस्ट इसी पॉइंट पे था और इसी समय अगर जेड कंपोनेंट जीरो हो गया तो वो यहीं से नीचे फॉल कर जाएगा। मतलब यहां पर एन है नंबर ऑफ कोलिजन्स। मतलब हम ये कह सकते हैं जब टॉप सरफेस पे जस्ट पहुंचे, जब उस समय ये पार्टिकल या ये जो वॉल है ये उस कुएं के सरफेस पे होना चाहिए। और अगर सरफेस पे है तो डेफिनेटली एन की वैल्यू इंटीजर होगी। आई होप कि आप इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। नहीं समझ में आया थोड़ा सा और एफर्ट करिए, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है इसकी कंडीशन आपके सामने आ चुकी है। पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं एन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, v डिवाइडेड बाय आर कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय जी। और यहां पर आप कहेंगे दिस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करिए। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए सो दैट वो पार्टिकल या वो बॉल जिसको उस कुएं में फेंका गया था वो वापस से बाहर आ जाए। तो उसकी कंडीशन ये होगी। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से डील किया। मैंने यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट दो अलग अलग तरीके से निकाला। मैंने एक बार जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को कंसिडर करते हुए टाइम कैलकुलेट किया और एक बार एक्स वाई प्लेन के मोशन को कंसिडर करते हुए यहाँ पे मैंने टाइम को कैलकुलेट किया है। जरा चेक करिए क्या ये कंडीशन यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई है। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, डन। हाँ, अब एक बार और रिपीट करता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि अगर कुएं से बाहर आना है तो जब ये टॉप सरफेस पे पहुंचेगा तो उस समय इसको बाउंड्री पे होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये बाउंड्री पे नहीं हुआ और बीच में कहीं हुआ तो उस गिवन पॉइंट पर अगर वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट जीरो हो गया तो पार्टिकल वहां से दोबारा से उस कुएं में नीचे चला जाए। और आप ये समझ पा रहे हैं यहाँ पे टी डैश क्या था। टी डैश था सक्सेसिव टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स। एक कोलिजन के बाद जब दूसरा कोलिजन होगा मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो वक्त लगा वो ये था। अगर आपके पास टी डैश आ गया है तो आप ये कहेंगे कि अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स फाइनाइट है तो n इंटू टी डैश की वैल्यू इसके बराबर होगी। आई होप सो कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। तो इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपको कई सारे मिलने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाहे नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने भी हों, चाहे इस पार्टिकल को किसी भी स्पीड से फेंका जाए, इसका जो टाइम ऑफ द जर्नी है ना वो आपके इस पैरामीटर से इंडिपेंडेंट रहने वाला है। दिस इज अ ट्विस्टिंग पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि मेरे सॉल्यूशंस आपके मैकेनिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में वाकई में आपकी बहुत शानदार तरीके से मदद कर रहे हैं। आपको ये सॉल्यूशंस किस तरीके के लग रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे एक आइडिया मिलता है कि मैं और यहां पर किस तरीके के इंप्रूवमेंट्स कर सकता हूं। तो इसी तरीके से और भी बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए क्रोटो सीरीज के बढ़िया बढ़िया शानदार क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में आगे लाता रहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।